नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में ज्वार रोगियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में राज्य स्तरीय दल द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में किया गया आकलन। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के दरबार में चल रहे सुरहिया मेले के 12वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया माता लक्ष्मी का दर्शन। आगामी दुर्गा पूजनोत्सव के मद्देनजर हथुआ मार्केट स्थित पंडाल को दिया जा रहा आकर्षक रूप। और आगामी 13 अक्टूबर से मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का होगा आयोजन। भारत समेत 18 देशों की फीचर और लघु फिल्मों का होगा प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में ज्वार रोगियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में राज्य स्तरीय दल द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों का आकलन किया गया। इस संदर्भ में टीम की ओर से पत्रकारों को जानकारी दी गई। वाराणसी जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों में सम्मिलित है तथा आसपास के अनेक जनपदों से विभिन्न रोगों के रोगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण वाराणसी नगर के विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार हेतु नियमित रूप से आते हैं। वाराणसी जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, औषधियों एवं सेवाओं की उपलब्धता इत्यादि की स्थिति की निरंतर उच्च स्तरीय निगरानी की जाती है। राज्य स्तर पर प्राप्त विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स तथा उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक 3 सदस्य दल को सोमवार और मंगलवार जनपद वाराणसी के विभिन्न चिकित्सालयों में बुखार के रोगियों की स्थिति का आकलन करने हेतु भेजा गया। दल में डॉक्टर के.एन. तिवारी, निदेशक संचारी रोग, डॉक्टर विकास सिंधु अग्रवाल, राज्य सर्विलांस अधिकारी तथा डॉक्टर पंकज गुप्ता, फिजिशियन, लोकबंधु राजबंधु चिकित्सालय लखनऊ सम्मिलित हैं। दल के सदस्यों के द्वारा 2 अक्टूबर को देर रात तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तथा 3 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय रामनगर एवं श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा का भ्रमण कर वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उपलब्ध जांच एवं उपचार सुविधाओं की गहनतापूर्वक समीक्षा की गई। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में टीम ने समीक्षा के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय पांडेपुर अस्पताल में 250 बेड उपलब्ध है तथा 50 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में 153 बेड उपलब्ध है तथा 20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा अस्पताल में 316 बेड उपलब्ध है तथा 40 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सालयों में रोगी के उपचार हेतु अनेक प्रकार के नवाचार भी किए जा रहे हैं। भ्रमण किए गए तीनों चिकित्सालयों में इमरजेंसी की व्यवस्था भी की गई है। समस्त चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों की स्थिति का आकलन करने पर पाया गया कि अनेकों रोगी पूर्णतः स्वस्थ तथा चलने फिरने में सक्षम थे। उनको बुखार भी नहीं था। ये रोगी केवल प्लेटलेट्स की कमी के भय के कारण चिकित्सालय में भर्ती थे। सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के रोगियों की उचित काउंसलिंग एवं परामर्श के उपरांत छुट्टी की जा सकती है। बनारस जिले में जो इस तरह की मीडिया से भी और वैसे भी सूचना मिली और जिलों में भी है कि बुखार के थोड़े से ज़्यादा मरीज हैं या बुखार के मरीज बढ़े हुए हैं कुछ, और उसमें किस तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और कोई भी चीज़ अनयूजुअल तो नहीं है, किसी और बीमारी के कारण तो नहीं बुखार हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लखनऊ से आए हैं। मैं निदेशक संचारी हूँ। हमारे साथ स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास सिंधु अग्रवाल और एक फिजिशियन भी लोकबंधु राजनारायण के हैं, वो हमारी टीम के सदस्य हैं। तो इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने तीनों जो बड़े चिकित्सालय हैं उनका दौरा किया और वहाँ भर्ती जो मरीज हैं वो उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनके सिम्टम्स और उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और जो कुछ सुधारात्मक उपाय हैं उनसे भी वहाँ के सीएमएस से बात की कि क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक स्पेसिफिक डेंगू की बात करें हम, तो डेंगू के बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं हैं। जो डेंगू का पूरे प्रदेश में प्रकोप जिस तरह से है तो औसत से तो बनारस में कम ही है और बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है। 2 जगह तो इकाई में ही है, एक जगह 13 पेशेंट हैं एसएसपीजी में, बाकी 12 हैं डेंगू के डीडीयू में और आरबीएल में 8 मरीज हमें मिले जो कि पॉजिटिव हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो नॉन स्पेसिफिक फीवर के ही हैं
और इस डर से कि सब प्लेटलेट कम हो गई है, प्लेटलेट की हमें आवश्यकता पड़ सकती है या प्लेटलेट हमारी बढ़नी शुरू हो तब हम घर जाएं, वो इसलिए एडमिट है। अदरवाइज़ वो ठीक है और वो अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए और उनको समझाया जाए कि डेंगू इतना खतरनाक नहीं है और प्लेटलेट चढ़ना जो है वो कोई आवश्यक नहीं है कि प्लेटलेट चढ़वाएं वो, तो वो उनकी छुट्टी भी की जा सकती है, घर जाएं। तो थोड़ा सा हम इस तरह के भी एक प्लान जो है उसको यहाँ पे मूर्त रूप देंगे कि हर हॉस्पिटल में एक डेंगू का एडमिशन प्रोटोकॉल लगे और एक डिस्चार्ज प्रोटोकॉल लगे, जिससे पेशेंट खुद एजुकेट हो सके कि अब हम ठीक हैं, हमारी इतनी प्लेटलेट्स है। हमें प्राइवेट में या किसी और लैब ने अगर बताया है कि तुम्हें चढ़ने की ज़रूरत है तो वो स्वयं उसको पढ़ के वो स्वयं समझे कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के दरबार में चल रहे सुरैया मेले के 12वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता लक्ष्मी का दर्शन पूजन किया। 16 दिन से चल रहे सुरैया मेले व दर्शन पूजन जो शुक्रवार 22 सितंबर से शुरू हुआ, आज 12वें दिन महिलाओं ने पहुंचकर मेले में खरीदारी के साथ साथ माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया। हाथों में माला, फूल, मिष्ठान लेकर माता के दरबार में 16 फेरे लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत रविशंकर पांडे ने बताया कि 6 अक्टूबर को इसका समापन होगा। ये व्रत धन धान्य, ऐश्वर्य व पुत्र की प्राप्ति के लिए फलदायक होता है। इसी कामना के साथ ये कड़ा व्रत किया जाता है। 8 अक्टूबर को वार्षिक श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें माता की महाआरती की जाएगी और श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य के भागी बने। किस तरह का दर्शन पूजन चला, कैवा दिन है माता? आज माता का 12वां दिन है और 12वां दिन विशेष माता का पूजा दर्शन है होता है। कल और शुक्रवार को ये महाअष्टमी है माता का, जिसमें माता लक्ष्मी का भी व्रत और साथ में ज्योत पुत्र का, धन लक्ष्मी और पुत्र लक्ष्मी दोनों का समापन होगा अनुष्ठान करके। ये सुरैया के मेले में 16 दिन का जो माँ का दर्शन उपलब्ध रहते हैं, किस तरह की प्राप्ति होती है? इसमें ऐश्वर्य, सुख और संपदा की प्राप्ति होती है। इसमें अगर 16 दिन पूजा कर दिया जाए माँ की विधिवत, तो घर में धन धान्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति की समृद्धि होती है। और लास्ट में ज्योत पुत्र का व्रत करने से पुत्र कामना, पुत्र स्वस्थ और निरोग रहते हैं। क्या है ये, इसकी क्या परंपरा, कैसे ये पूजा किया जाता है, क्या नियम है इसका? नियम, ज्योत पुत्रिका का नियम बहुत कठिन है। कुछ माताएं लोग निर्जला मतलब वो व्रत रहती है। अब की थोड़ा विशेष है, अब की जो है वो शुक्रवार का व्रत 10-10 बजे करीब 10:15 बजे करीब नवमी तिथि लग रही है। और नवमी तिथि को मतलब वो दान दक्षिणा दे के वो तब फिर पानी पिएंगे, इसलिए इसको एकदम खड़े जी दिया। मेला भी क्षेत्र में लगा हुआ है? हाँ, इस क्षेत्र में मेला भी लगा है और पहले तो बहुत बढ़िया मेला होता रहा। अब जगह की कमी से जो अब साधारण मेला ही है। माँ लक्ष्मी जी का करते हैं हम लोग। वही 16 दिन का है, 23 से शुरू होता है, राधा अष्टमी से शुरू होता है ये दर्शन, ज्योतिया के दिन लास्ट होता है उस दिन। कामना के साथ आप लोग दर्शन करती हैं माता? और कामना क्या, यही सब भगवान हम लोग को, माता रानी सुरक्षित रखें, बाल बच्चे को कृपा बनाए रखें, बच्चे के लिए, हाँ, पति बच्चे, यही सब, और सबका कल्याण करें, हम लोग का भी करें, सबका करें। आगामी दुर्गा पूजनोत्सव के मद्देनजर हथुआ मार्केट स्थित पंडाल को आकर्षक रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसको देखते हुए हथुआ मार्केट स्थित पंडाल को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। पंडाल लगभग 85 फीट का बन रहा है, जिसे
मुरुदेश्वर महादेव मंदिर कर्नाटक का रूप दिया जा रहा है। माता की इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। सदस्य अभिषेक रावत ने बताया कि प्रशासन के जो भी आदेश होते हैं उसी के नियम अनुसार कार्य हो रहा है। सीसीटीवी सहित भारी भीड़ को देखते हुए कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। बंगाल सहित अन्य जगहों के कारीगर लगे हैं कार्य में, दिन रात एक करके पंडाल को आकर्षक रूप दे रहे हैं। आकर्षक विद्युत झालर भी देखने को मिलेगी, जो कि आकर्षण का केंद्र होंगे। माता रानी का पंडाल बन रही है। ये तमिलनाडु का गुरुदेश्वर महादेव मंदिर बन रही है, जो कि तमिलनाडु में शंकर जी का मंदिर 152 फीट का है। ये 52 फीट का बन रही है। आगे शंकर जी का 20 फुट का मूर्ति बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे। उनका दर्शन करते हुए माता रानी के अंदर दर्शन करना है। इस बार बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल पंडाल बन रहा है। बहुत ऊंचा पंडाल बन रहा है। ये लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, इवनिंग ड्यूटी भी कर रहे हैं। अच्छे से बना रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और जल्दी से माता रानी का त्यौहार आए, मेला आए, वही का सब्री से इंतज़ार है। जल्दी कारीगर लगे इस बार कारीगर जैसे कुछ लोग जैसे गुजरात के हो गए हैं, तमिलनाडु के हो गए हैं, कोलकाता के हो गए हैं, और तरह तरह के ज़िले के मतलब हुए हैं। मूर्ति में क्या रहेगा, क्या खास रहेगा इस बार? मूर्ति में इस बार इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। हर साल तो इलेक्ट्रॉनिक रहता है, इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक है। काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आएगा समय वैसे वैसे मालूम चलता रहेगा। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था आप लोगों ने पंडाल में किया भारी भीड़ को देखते हुए? भारी भीड़ को देखते हुए अब जो यहाँ के मालिक है वो करते हैं। हम लोग तो प्रेमियो बाय क्लब के सदस्य हैं। हम लोग तो पूरी अब ड्यूटी अपनी करते, खुशी माता रानी के दरबार में एकदम खुशी से करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और व्यवस्थाएं पूरी है, सीसीटीवी वगैरह पूरी एकदम प्रशासन एकदम टाइट रहती है। कोई दिक्कत नहीं रहती है। कैमरा वगैरह, पुलिस प्रशासन सब रहता है। कोई भी दिक्कत नहीं होता है। महिलाओं को कुछ भी नहीं। दर्शन वगैरह एकदम अच्छे से, लेडीज़ अलग करती हैं, जेंट्स अलग करते हैं। हम लोग ड्यूटी भी निभाते हैं अच्छे से। कोई भी दिक्कत नहीं होता। कोई को कष्ट होता है तो तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं। कोई चोरी हो गया, जो भी हो गया, तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं। दशा समेत गुदौलिया तक निःशुल्क गोल्फ कार की व्यवस्था प्रारंभ की गई। दशा समेत गुदौलिया तक निःशुल्क गोल्फ कार की व्यवस्था की गई। इस दौरान महापौर अशोक तिवारी ने विधिवत पूजन करके गोल्फ कार सेवा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए गुदौलिया गिरजाघर से गंगा स्थल तक ये सुविधा शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ये उद्घाटन किया गया है। वहीं नगर आयुक्त शिपुगिरी ने बताया कि अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है। इस सुविधा से दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को सुविधा मिलेगी और वो सुगमता से दर्शन पूजन के लिए जा पाएंगे। शान्तिरोधरयः शान्तिः वनतरयः शान्तिः स्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति। एक मिनट नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ भैया ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दशा समेत गुदौलिया तक एक निःशुल्क गोल्फ कार्ट चलाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो शारीरिक सक्षम हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए भी सबसे निःशुल्क चलाया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये गुदौलिया से दशा समेत घाट तक, गुदौलिया से मंदिर तक। क्या इसका कोई शुल्क? कुछ नहीं, निःशुल्क। तो क्या काशी की जनता को कहें? नहीं, काशी की जनता सहयोग करे। जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको चलाया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 13 अक्टूबर से मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत समेत 18 देशों की फीचर व लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा।
बनारस सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक उत्सव के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु पिछले वर्ष बनारस की पावन भूमि पर एक और उत्सव की शुरुआत हुई जो अपने प्रथम वर्ष से ही वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गया। मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का प्रथम वर्ष सफल रहा। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बनारस में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट एवं नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में नागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में हो रहा है। आगामी 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस फिल्म समारोह में भारत सहित 18 देशों की लगभग 20 फीचर फिल्म एवं 36 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। समारोह का उद्घाटन 13 अक्टूबर को मुख्य अतिथि अभिनेता सौरभ शुक्ला एवं अभिनेता दीपक तिजोरी एवं अभिनेता मुकेश तिवारी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष प्रदर्शित फिल्मों के निर्देशकों की उपस्थिति भी विगत वर्ष से ज्यादा होगी, जिससे दर्शकगण सवाल जवाब सत्र में सिनेमा की बारीकियों से और भी ज्यादा अवगत हो सकेंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान फेस्टिवल अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल ने दी। 13 से 15 अक्टूबर के बीच में द्वितीय मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है और पिछले वर्ष बनारस की जनता ने दिल खोल करके इस कार्यक्रम का स्वागत किया था और मैं पुनः आह्वान करना चाहता हूं बनारस की जनता से कि वो आएँ इस बार और उसको भव्य रूप में देखें। क्या खास है इसमें? इस बार जो है 18 देशों की 20 फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जिसमें सबटाइटल होगी। उसके साथ साथ फीचर फिल्म भी होगी, बड़ी फिल्म भी होगी, छोटी फिल्म भी होगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये वो फिल्म होती है जो पर्दे पर नहीं दिखाई जाती है, तो ये एक नए रूप में सामने आएंगी। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले से देख रखी है और जो कला का एक रियल स्वरूप होता है वो इसमें नज़र आता है। कहाँ के लोग इसमें आएंगे? पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे, विदेशों से लोग आ रहे हैं जिनकी पिक्चरें आ रही हैं, उनमें से भी कुछ लोग आएंगे। 13 तारीख को सुबह 10 बजे मशहूर फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर सौरभ शुक्ला जी, मुकेश तिवारी जी और दीपक तिजोरी जी ये यहाँ उपस्थित रहेंगे इसके उद्घाटन के लिए। हमारे वाराणसी के विशिष्ट जन जैसे हमारे मेयर आदि बहुत से लोग उस दिन उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहेंगे। 14 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है म्यूज़िकल नाइट का, जो जीमा अवार्डी पंडित प्रद्युत मुखर्जी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं और वो शाम को 7 बजे से अपना कार्यक्रम देते हैं। 15 तारीख को अवार्ड सेरेमनी होगी। इस बार सुमित मिश्रा जी का एक प्रयास रहा है कि हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, फिल्में बना रहे हैं, उनके लिए इन्होंने एक विशेष कैटेगरी बनाई है कि उनके लिए एक अलग अवार्ड रखे गए हैं जिससे यहाँ के लोग प्रोत्साहित हो सकें और फिल्में बना सकें। मैं समझता हूँ कि ये जितना आयोजन हो रहा है वो सबके पीछे उसके रीढ़ की हड्डी के रूप में, उसके जान प्राण के रूप में सुमित मिश्रा जी पिछले कई वर्षों से लगे हैं और वो सपना साकार हुआ पिछले वर्ष जो इस साल और अच्छे रूप में सामने। हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय के करकमलों से स्थापित संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स के चुनाव इस बार वाराणसी में आयोजित किए गए। चुनाव में केंद्रीय परिसर के अध्यक्ष पद पर नरसिंह मंगजी और उपाध्यक्ष पर शरद कुमार, राजलक्ष्मी, विनीता शर्मा, हरस्वरूप शर्मा, नरसिंह अग्रवाल एवं एचपी सिंह चुने गए। इस चुनाव में कई अन्य पदों पर विभिन्न उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए क्योंकि निर्धारित पदों की संख्या से ज्यादा नामांकन नहीं हुए। चुनाव में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय प्रधान पद पर डॉक्टर करुणाकर प्रधान, महासचिव पद पर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह एवं राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त पद पर डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता चुने गए। नई कार्यकारिणी के गठन के पश्चात अब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर शपथ दिलाई जाएगी। चुने गए सभी पदाधिकारियों ने चुनाव पश्चात संकल्प लिया कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के दृढ़ संकल्पों के अनुरूप देश भर के किशोर एवं युवा बच्चों को सामाजिक सरोकार, संस्कारों, सेवा, अनुशासन से जोड़ा जाएगा। आज ही जो हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड का चुनाव हो गए, उसमें मुझे फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यहाँ पे मुझे जीत हासिल हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हमें पूरे देश में संगठन काम फैलाना है। इस संगठन के काम के लिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारे सदस्य बैठे हैं,
उन सबको एक जिम्मेदारी देने वाले हैं कि पूरे देश में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का जो कार्य है वो बढ़ाना है। आज हमारे टीम में करीबन देश भर से 36 लाख युवा और युवती हमारे संगठन में आज कार्य कर रहे हैं। हमारा एक सपना है कि आने वाले दिनों में करीबन 4 करोड़ हमारे युवा और युवती इसमें शामिल हो। आपको पता रहेगा 1928 साल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पंडित श्री राम वाजपेयी जी ने इस संगठन की स्थापना की थी। उसको अभी 2028 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। हमारा एक इरादा है कि 2028 में एक विशाल जमहूरी लेने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए देश के हर कोने में हमारे संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज जाके संगठन को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले हैं। मुझे आपके माध्यम से सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देश के जो हर राज्य में जो जिला है, शहर है, तालुका है, हर स्तर पे हिंदुस्तान स्काउट गाइड के हमारे साथी संगठन में जुट जाए और युवाओं को भावी देश के नागरिक अच्छे नागरिक बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दें और ये काम पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। किस तरह का संगठन है, क्या कार्य है इसका? हिंदुस्तान स्काउट गाइड बहुत प्राचीन संगठन है और उसके लिए सौभाग्य का विषय है, उसका उदय भी काशी से हुआ था। 1906 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास जब लोग आए और कहे कि अंग्रेज अपने बच्चों को स्काउटिंग में लेते हैं और भारतीय बच्चों को नहीं भाग लेने देते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हम एक स्वदेशी जो है अपना स्काउटिंग शुरू करेंगे। उन्होंने 2006 से प्रारंभ किया। बाद में यह विधिवत मूर्त रूप में 28 में आया और क्योंकि मालवीय जी द्वारा उनकी प्रेरणा से चलने वाला संगठन है और बाद में इसको 1950 में आज़ादी के बाद पीछे धकेल दिया गया था। लेकिन माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने फिर इसको प्रारंभ किया और ये लगभग सभी प्रदेशों में इसका प्रतिनिधित्व है और ये उसी मालवीय जी के प्रेरणा से अपना काम बढ़ा रहा है। और आज की बैठक के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिक से अधिक बच्चों को जो स्काउटिंग के माध्यम से हम संस्कार, अनुशासन और देश प्रेम की एक शिक्षा देना चाहते हैं, देश समर्पण की जो शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा एक प्रयास होगा और बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण मत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में एनसीसी कैडेट्स द्वारा श्रमदान किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता उत्सव अभियान के तहत 91 यूपी एनसीसी बटालियन मुगलसराय और 97 यूपी एनसीसी बटालियन काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में 1 घंटे का श्रमदान किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण के बाद एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इसके बाद स्वच्छता यात्रा के रूप में एनसीसी कैडेट्स बनपुरवा से संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के मुख्य द्वार से गंगा तट तक की सफाई की। साथ ही संकल्प भी दिलाया गया कि हम प्रतिदिन 30 मिनट का समय निकालकर स्वच्छता के लिए देंगे। प्रार्थना सभा का नेतृत्व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने किया। प्रधानाचार्य डॉ अजय कुमार चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव, गोरखनाथ, हवलदार यादव, भानु प्रताप, बलवंत इत्यादि सहित दोनों बटालियन के कैडेट्स मौजूद रहे। आज पर्यावरण और स्वच्छता उत्सव के बहाने हम लोग 1 घंटे का श्रमदान का कार्यक्रम रखे थे, जो स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के से शुरू करके ये एनसीसी जो हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग गढ़वा घाट आश्रम गए और वहाँ 1 घंटे गंगा घाट तक की सफाई किए और एक संकल्प भी लिया कि आगे भी हम लोग 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय निकलता है सफाई को समर्पित करेंगे। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र के इस सभागार में व्याख्यान का आयोजन हुआ। भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के राहुल सभागार में भूगोल में स्थान और समाज विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसकी मुख्य वक्ता जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के
भूगोल की आचार्य प्रोफेसर तरुणा बंसल रहीं। अध्यक्षता केंद्र समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने की। मुख्य वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर तरुणा बंसल ने कहा कि भूगोल में स्थान व समाज का बहुत महत्व होता है। कई बार स्थान समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित भी होता है। प्रोफेसर बंसल ने आगे कहा कि भूगोल का मतलब महज नदी और नक्शा नहीं होता, उसका संबंध बृहत्तर पर्यावरण से भी होता है और आज के समय में भूगोल की चिंता में पर्यावरण को बचाना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थान को बदलना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि आज भूगोल का महत्व हर क्षेत्र में है। स्वागत व आधार वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर सरफराज आलम ने कहा कि भूगोल के भीतर स्थान समाज को रचता है और समाज स्थान को। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिल्पा सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रियंका सिंह ने दिया। आज भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में भूगोल में स्थान और समाज पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर तरुणा बंसल जी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में भूगोल विभाग के आचार्य पद पर आसीन हैं। असल में भोजपुरी अध्ययन केंद्र एक अंतर अनुशासनी केंद्र है जिसमें विविध विषयों के लोग यहाँ पर शोधरत हैं। हमारे केंद्र में भूगोल विभाग से लेकर के हिंदी विभाग से लेकर के आयुर्वेद से लेकर के तमाम विषयों के शोध छात्र हैं जो शोध कर रहे हैं। उन्हीं के लिए आज का यह विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भूगोल हमारा होता है उसमें स्थान का क्या महत्व है और समाज का क्या महत्व है। आप सब जानते हैं कि भोजपुरी रीजन एक जनपदीय क्षेत्र है और इसकी जनपदीयता में भूमि है, जन है और उसकी संस्कृति है। तो भूमि और जन दोनों से मिलकर के जो संस्कृति बनती है, वह संस्कृति हमारे समग्र भूगोल को कैसे प्रभावित करती है, इस व्याख्यान के माध्यम से हमें उसी को समझना है। और हमारे जो अन्य वक्ता हैं इस पर आज विस्तार से अपनी बात रखेंगे और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थान और संस्कृति का, स्थान और समाज का आपसी रिश्ता भी क्या है और स्थान किस रूप में समाज को बदलता है और समाज किस रूप में स्थान को बदलता है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ना और उन्हें यह बताना कि दुनिया के जितने भी विषय हैं उनका कोई न कोई संबंध उनके अपने भूगोल से अवश्य है। इसलिए आप विकास की चाहे जितनी त्वरित प्रक्रिया से जुड़ें, लेकिन अपने भूगोल से कभी भी अपने को मुक्त न रखें, क्योंकि मौलिकता कहीं अन्य नहीं बल्कि भूगोल को समझने और जानने में ही होती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में ज्वार रोगियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में राज्य स्तरीय दल द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में किया गया आकलन। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के दरबार में चल रहे सुरहिया मेले के 12वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया माता लक्ष्मी का दर्शन। आगामी दुर्गा पूजनोत्सव के मद्देनजर हथुआ मार्केट स्थित पंडाल को दिया जा रहा आकर्षक रूप। और आगामी 13 अक्टूबर से मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का होगा आयोजन। भारत समेत 18 देशों की फीचर और लघु फिल्मों का होगा प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।